सो हम लोगों को क्या देखना था, कहाँ तक आ गए थे हम लोग? इटरेटर देख लीजिए हम लोगों ने। इटरेटर, यस Yes, सर। इटरेटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इटरेटर देखे थे और इटरेटर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है, इटरेट होता है। ठीक है, और इटरेटर कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इटरेट करता है, ये ध्यान में रखो। इटरेटर कभी भी क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इटरेट करता है। बट हाँ, कल जाके तुम्हारे पास ऐसा कोई सिनारियो है, जिसमें आपको फॉरवर्ड में भी जाना है और बैकवर्ड में भी आना है, फॉरवर्ड में भी जाना है और क्या करना है, बैकवर्ड में भी आना है। तो आप फिर किसका यूज कर सकते हो, लिस्ट इटरेटर का। लिस्ट इटरेटर। लिस्ट आगे में भी जा सकता है और प्रीवियस में, उसमें हैश प्रीवियस और प्रीवियस नाम की भी मेथड। ठीक है, अब हम लोग और एक टॉपिक के ऊपर, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पीपीटी में नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जाते हैं। अब आपको ये पता है कि कलेक्शन या मैप, उनका जो ऐड नाम का या पुट नाम का मेथड है, उसमें क्या जाता है, क्या वो लेता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, या आपको इंटीजर देना है तो ऐसा इंटीजर देना पड़ेगा, या जो भी है डबल है तो डबल देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट डेटा टाइप नहीं लेता है, उसको सिर्फ क्या समझता है, ऑब्जेक्ट। बट अभी एक समझो कि मैंने किसी को बोला कि आप अरे लिस्ट बनाओ, जिसमें 1 2 3 4 ये वैल्यूज डालनी है। ध्यान दो, हाँ, अरे लिस्ट बनाओ और उसमें 1 2 3 4 वैल्यू डालनी। तो अगर कल जाके किसी ने ऐसा एक अरे लिस्ट बनाया और जिसमें ऐड करते वक्त उसने एक वैल्यू क्या डाल दी, डाल दी, क्या होगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा? गलती से बोलो, जानबूझ के बोलो, यूजर है ना, यूजर को मैंने बोला अरे लिस्ट में डेटा डालो, और अरे लिस्ट में डेटा डालते वक्त उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग डाल दिया और एक क्या कर दिया, नंबर डाल दिया। अब अपने आंखों के लिए तो ये गलत दिख रहा है, कंपाइलर के लिए भी गलत होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों ये नहीं? स्ट्रिंग सिमिलर डेटा टाइप। तो सिमिलर है क्या वो? नो नॉट सिमिलर। नहीं, बट हाँ बताओ, बोलने की कोशिश करो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप लोग जो लोग बोलोगे ना, वो लोग इंटरव्यूज के लिए अभी से प्रिपेयर हो सकते हो, नहीं तो जो अभी पिक्चर देखेंगे वो आगे में भी पिक्चर ही देखते बैठेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कलेक्शन एक सिमिलर यूनिट का डेटा टाइप है, बट यहाँ पे हाँ, किसी मैं से और वही बोल रहा हूँ ना, सिमिलर यूनिट बोलना चाहिए, बट गलती से किसी ने कर दिया ऐसा, तो इट विल शो एरर। एरर आना चाहिए। बाकी के लोग क्या बोलते हैं, एरर शो करेगा या नहीं करेगा? शो एरर नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि कलेक्शन के लिए तो वो तो ऑब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट है। यस सर, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ये है। भी तो ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या लग रहा है, इसको क्या लगेगा कि सभी ऑब्जेक्ट ही है। तो कलेक्शन का जो ऐड नाम का मेथड है वो आपको ये बोलता है कि स्ट्रिंग डालो या इंटीजर डालो, वो तो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट डालो। ऑब्जेक्ट ये डालो। ऑब्जेक्ट है और वो भी ऑब्जेक्ट है, तो वो आपको यहाँ पे एरर नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो सभी ऑब्जेक्ट ही है, इंटीजर का भी ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग का, तो उसको ऐड करते वक्त तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तुमने तो ऑब्जेक्ट दे दिया। प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम इटरेट करते वक्त, इटरेट। क्योंकि तब तो हम लोग एक एक डेटा चेक करते हैं, क्या लिस्ट के अंदर तो हजारों डेटा हो सकता है, तो हम लोग एक एक डेटा चेक करते बैठेंगे, लिस्ट इंटीजर आ रहा क्या, स्ट्रिंग आ रहा क्या, नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक ही वैल्यू ये करेंगे, ठीक है। तो एक ही वैल्यू करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मैं स्ट्रिंग में लूंगा और एक जगह क्या होगा, एरर आ जाएगा। समझ रहा क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? यस सर। यस 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 सर। कि जब तुम कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो और कलेक्शन बनाते वक्त गलती से किसी ने दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है, तो कलेक्शन तो एरर नहीं मारेगा। अब जब वो कलेक्शन किसी और को जाएगा और वो तो कंसीडर करेगा ना कि एक ही डेटा टाइप आ रहा होगा करके, तो वो जब इटरेट करने की कोशिश करेगा तो वो एक ही डेटा टाइप से इटरेट करेगा, स्ट्रिंग से। बट जब इंटीजर आ जाएगा तो वो कोड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। फेल होगा।
ठीक है। यस सर। सेम यहाँ पे भी हो सकता, कलेक्शन में डाला है, मैं हो सकता है कि मैं ऐसा ऐड बोल दूं और यहाँ पे ऐसा कुछ डाल दूं, तो कंपाइलर के लिए तो ये सेम ही है, उसके लिए तो ये भी ऑब्जेक्ट है ना, डबल कोट्स में दिया तो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट ही है, और क्या है, इंटीजर भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर है। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम इटरेट करते हो जाएगा। तो ऐसी चीजें ना हो, 1.5 तक इनको ये प्रॉब्लम आ रहे थे, जावा के जो वर्जन्स है उसमें 1.5 तक ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ऐसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए 1.5 के बाद उन लोगों ने एक नई टेक्निक चालू की जिसका नाम है जनरिक्स। क्या वो टेक्निक का नाम, जनरिक्स। अब जनरिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जब लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कोई भी लिस्ट, तो लिस्ट बनाते वक्त ऐसे एरो ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले ही बता देते क्या, स्ट्रिंग, आगे में भी और पीछे में भी। ध्यान दो क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर तुमको जनरिक दिखेगा या नहीं दिखेगा ही, क्योंकि कोई भी कलेक्शन विदाउट जनरिक बनेगा नहीं उधर। तो हम लोग जब भी कलेक्शन बनाना है, कोई भी लिस्ट सेट बनाना है, तो हम लोग पहले ही लिस्ट सेट के अंदर बता देते हैं कि इसमें कौन सा डेटा टाइप जाएगा, कौन सा जाएगा, स्ट्रिंग। अगर मैंने स्ट्रिंग बोल दिया, यानी अगर गलती से भी उसने ऐसा कर दिया तो उसको वहां पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। एरर अब भी एरर आएगा। समझा क्या। यस सर। तो अभी अपने को देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को अभी पता है कि 100% इसमें क्या जाएगा, स्ट्रिंग ही जाएगा। किसी ने गलती कर भी ली तो भी उसको क्या आएगा, एरर आएगा, पहले नहीं होता था। So with the help of generics, we are specifying which data type should be there within collection. हम लोग वहां पे ये स्पेसिफाई करें कि कौन सा डेटा टाइप उसमें आना चाहिए, बिकॉज कलेक्शन में जो ऐड नाम की मेथड है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर जावा में देखा था तो सभी ऑब्जेक्ट है। फिर समझा क्या जेनेरिक्स का कंसेप्ट। Yes, sir. अगर मेरे को यहाँ पे भी क्या करना है, इंटीजर ही चाहिए, आई डू नॉट वांट अदर डेटा टाइप, डू नॉट वांट क्या होना ही नहीं चाहिए, एक ही डेटा टाइप जाना चाहिए कोई भी कलेक्शन में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर देंगे, Integer. इंटीजर सर। इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज वो भी ऐड करेगा उसको, वहीं पे वो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्लियर है। अदर रेस्ट्रिक्ट करता है। हाँ रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, कि कोई दूसरा डेटा टाइप जाना ही नहीं चाहिए उसमें। इंटीजर बोला तो इंटीजर ही जाएगा फिर, जिससे अपन भी तो कंफर्म हो जाएंगे ना कि अगर मैंने किसी यूजर को दे भी दिया कि भैया ये लिस्ट बनाई है मैंने, इसमें क्या कर तू डेटा ऐड कर, तो अगर वो गलती भी करता है तो वो क्या होगा, वहीं पे उसको एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो गलती ना करे कोई, इसके लिए ही। म्यूट पे जाओ। समझा क्या। यस सर। यस सर। सो आपको जब भी आप कलेक्शन लिखोगे, कोई भी कलेक्शन, दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी अ सेट और दैट कैन बी अ मैप, तो लिस्ट सेट या मैप बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इसमें क्या होना चाहिए, जेनरिक स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, विदाउट जेनरिक अगर हम लोग जाते हैं तो फिर वो चांस हो सकता है कि उसमें दूसरा गलत डेटा टाइप जा सकता है। मैप में भी अगर आपको लगता है कि नहीं की वैल्यू पेयर, सपोज अभी दोनों स्ट्रिंग है, तो आप जब मैप ये करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Generic स्ट्रिंग, बस खत्म। Okay. तो फिर आगे में अपने को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी ये क्लियर कट बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो मैप है इसमें की भी स्ट्रिंग जाएंगी और वैल्यू भी क्या जाएगी, स्ट्रिंग जाएगी, दूसरी चीजें नहीं जाएगी उसमें। क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। हाँ, और दूसरा जेनरिक का फायदा ये है
कि जेनरिक बोलने के बाद तुमको ऐसा टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि अभी पता है स्ट्रिंग जाने वाला है और आने वाला भी क्या है, अभी स्ट्रिंग, अभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए तुमको टाइपकास्ट नहीं करना है। और इंटीजर भी जब तुम बोलोगे, जैसा यहाँ पे इंटीजर तो नहीं लगेगा, इसको मैं निकाल देता हूँ, बट तुम अगर इंटीजर भी बोलते हो तो ऐसा इंटीजर लिखने की भी जरूरत नहीं है अभी तुमको, न्यू इंटीजर बोलने की भी जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि पता ही है ना, जो भी तुम नंबर भेजोगे वो क्या जाने वाला है, इंटीजर ही जाने वाला है। तो ये तुम्हारा जो न्यू ऑब्जेक्ट बना के डेटा डालने वाला जो कंसेप्ट है, ये भी निकल जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसा तुमको टाइपकास्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ना ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, ना इधर इंटीजर लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बिंदास डेटा डाल सकते हो, जो भी डेटा नहीं, तुमने इंटीजर बोला तो इंटीजर, न्यू ऑब्जेक्ट बोलने की भी जरूरत नहीं है, और ना जब डेटा निकलता है तब ब्रैकेट में इंटीजर बोलने की जरूरत है। क्लियर है क्या? अगर आपने जेनरिक ऊपर में दे दिया तो, अगर आपने जेनरिक ऊपर में दे दिया तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, ठीक है, तो हर एक चीज में आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, जेनरिक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जेनरिक स्पेसिफाई करने के बाद, ठीक है, जेनरिक स्पेसिफाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, सॉरी, डेटा ऐड कर सकते हो, जिससे हम लोग भी क्लियर हो जाते हैं और आगे वाले को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इटरेट करते हुए। जेनरिक्स के एग्जांपल लेंगे हम लोग। ठीक है, सो अगर हम लोग थियोरेटिकल पार्ट में जाते हैं थोड़ा इसका, तो हम लोगों ने कलेक्शंस के मेथड देखे थे, बेसिक मेथड्स, लिस्ट और सेट में दोनों में क्या रहेंगे, ठीक है, रहेंगे। ठीक है, कलेक्शंस के मेथड, हाँ सर। और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके पास लिस्ट के मेथड्स थे, जो कि एक्स्ट्रा मेथड है। लिस्ट के मेथड है जो कि क्या है, एक्स्ट्रा मेथड है। ठीक है, जो कि सिर्फ लिस्ट में रहेंगे, यानी अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में, सेट में नहीं रहेंगे। और फिर मैंने आपको मैप के मेथड्स बताए थे, और मैंने आपको मैप में बताया था कि की सेट और वैल्यूज नाम के दो मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन में। ठीक है। अरे पीछे से बैकग्राउंड बंद करो ना, मैंने कल भी बताया था, 1 घंटा तो भी ऐसी शांत जगह नहीं बैठ सकते क्या? इटरेटर, ठीक है, क्या है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, आगे की वैल्यू आपको क्या करेगा, इटरेट करके देगा। हैज नेक्स्ट क्या करता है, वैल्यूज देखता है, हैज नेक्स्ट, और एक नेक्स्ट क्या करेगा, एक एक वैल्यू आपको वापस देगा। लिस्ट इटरेटर भी एक है जो आगे में भी जा सकता है एंड प्रीवियस। हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट से आपको आगे की वैल्यू मिलती है, और उसी लूप के अंदर आप क्या कर सकते हो, हैज प्रीवियस, पीछे की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, चेक करवा सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसमें सेट के 2 क्लास है अपने पास, हैश सेट और ट्री सेट। यानी मैंने ये बता रहा हूँ, सेट, लिस्ट और मैप ये इंटरफेस है, इनको अपन डायरेक्टली कभी यूज नहीं करते,
इसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस को यूज करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस को यूज करते हैं। तो हैश सेट और ट्री सेट सेट के क्लास है। लिस्ट के कौन से क्लास है? अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर अभी यूज नहीं होता, वेक्टर, वेक्टर यूज नहीं होता, हिस्टोरिक का मतलब अभी उसका यूज नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही क्लास है अपने पास, अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। म्यूट पे जाओ। सर वेक्टर का पहले, हाँ बोलिए। सर वेक्टर का यूज पहले होता था क्या? पहले यूज होता था, अभी नहीं होता यूज। बहुत सारी चीजें बनती है फिर उसको स्क्रैप किया जाता है, तो वेक्टर का यूज अभी नहीं है। वैसे ही मैप में हैश मैप और ट्री मैप है। हैश टेबल पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितने क्लासेस है अपने पास? 6 क्लासेस है, ठीक है। सेट में 2, हैश सेट ट्री सेट, लिस्ट में 2 और मैप में 2, ठीक है। जब सेल्सफोर्स में जाओगे तो ये क्लासेस भी नहीं है, डायरेक्ट लिस्ट सेट और मैप नाम के ही क्लास है उनके पास। डायरेक्ट लिस्ट नाम का एक क्लास है, सेट नाम का क्लास है, मैप नाम का, बट मेथड जो यहाँ पे है वही सेम मेथड वहां पे है। क्लियर है क्या? यस अभी एक नीचे की लाइन है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है? व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम थिंक अबाउट इंटरफेस नॉट इंप्लीमेंटेशन। यानी जब तुम प्रोग्राम लिखते हो कभी भी, अभी यहीं पे बता रहा हूं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो कभी भी इंप्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचो, यानी अरे लिस्ट के बारे में मत सोचो। किसके बारे में सोचो? लिस्ट के बारे में सोचो। क्या बोला है? व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम थिंक अबाउट इंटरफेस नॉट इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन हैश सेट, ट्री सेट, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये इंप्लीमेंटेशन हो गया। और इंटरफेस कौन सा है? सेट, लिस्ट और मैप। सेट तो लिस्ट वो क्या बोलता है कि जब भी तुमको प्रोग्राम लिखना है तो तब इंटरफेस के बारे में सोचो, इंप्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचो। क्यों मत सोचो? उसके बारे में भी बोला है। दिस वे प्रोग्राम डजंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनी एडेड मेथड गिवन इन इंप्लीमेंटेशन। इससे हम लोग चाइल्ड क्लास के एक्स्ट्रा मेथड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा मेथड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास लिखा तो सभी मेथड किसके कॉल होते हैं? पेरेंट क्लास के। जो मेथड ओवरराइड हुआ है वही सिर्फ चाइल्ड क्लास के कॉल होते हैं। यानी चाइल्ड क्लास के अंदर कोई एक्स्ट्रा मेथड होगी भी तो भी फिर अपने को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? लिविंग अ प्रोग्रामर द फ्रीडम टू चेंज द इंप्लीमेंटेशन। यानी कल जाके मेरे को इंप्लीमेंटेशन क्या करना है? चेंज करना है। यानी अरे लिस्ट था, अभी मेरे को क्या करना है? लिंक लिस्ट करना है। तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। फिर से समझो, while writing a program think about interface not implementation। यानी जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो इंटरफेस के बारे में सोचो, इंप्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचो। This way the programmer doesn't become dependent on any other method in a given implementation। जिससे हम लोग इंप्लीमेंटेशन यानी क्लास के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा मेथड है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जिसके कारण कल जाके मेरे को अगर इंप्लीमेंटेशन चेंज करना है तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है वो समझो। जब मैं ये लिख रहा हूं अरे लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, इसका क्या मतलब है? मैं अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हूं और अरे लिस्ट में जो जो मेथड्स होंगे वो सभी के सभी मेथड्स मेरे पास आएंगे। अगर कल जाके मेरे को ये अरे लिस्ट को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पूरा का पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर हूं? अरे लिस्ट के ऊपर। अगर मैंने ऐसा लिखा रहता थिंक अबाउट इंटरफेस नॉट इंप्लीमेंटेशन, यानी मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? इंटरफेस के बारे में। यानी मैंने आगे में क्या लिखा? लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो कल जाके तुम यही कलेक्शन को क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? लिंक लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट। यानी तुम इंप्लीमेंटेशन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्योंकि अभी तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? लिस्ट के ऊपर। अरे लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो क्या? नहीं। समझा क्या?
Yes, sir. अगर तुम रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास लोगे तो अभी हम लोग सभी मेथड किसके कॉल करेंगे? लिस्ट के। लिस्ट के। अरे लिस्ट में अगर एक्स्ट्रा कोई मेथड होगा तो वो कॉल तो होगा ही नहीं अपना। नहीं इससे अपन अरे लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह गया अभी? नहीं। नहीं अभी अपन डिपेंड किसके ऊपर है? पेरेंट के ऊपर। तो पेरेंट के ऊपर डिपेंड है तो इजीली अपन दूसरा चाइल्ड क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। इसलिए आप जब कोई भी कलेक्शन देखोगे तो अरे लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता? लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, ऐसा लिखा जाता है। मैप इक्वल टू न्यू क्या बोला जाता है? हैश मैप, जिससे कल जाके मैं हैश मैप को ट्री मैप में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। और ये सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं, कल जाके तुम्हारे पास कोई भी पेरेंट चाइल्ड वाला क्लास हो तो कभी भी पेरेंट इक्वल टू न्यू चाइल्ड लिखो, क्योंकि कल जाके तुम उस पेरेंट को दूसरे चाइल्ड में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, यानी तुम इंप्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम टोटली चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, तुम पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहते हो। तो पेरेंट के ऊपर डिपेंड होने के कारण तुम दूसरे चाइल्ड को कॉल कर सकते हो। समझा क्या कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए आपको कभी भी कोई कोड में पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हुए नहीं दिखेंगे वो लोग, ऐसा लिखते हुए दिखेंगे। लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। क्यों? क्योंकि वो लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? इंटरफेस के बारे में या पेरेंट क्लास के बारे में, एंड नॉट अबाउट चाइल्ड क्लास। क्योंकि अगर मैं चाइल्ड क्लास के बारे में सोचता हूं तो मैं उसी के ऊपर डिपेंड रह जाऊंगा। अगर मैं चाइल्ड क्लास के बारे में सोचता हूं तो मैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। है क्या क्लियर कंसेप्ट? यस सर। किसी को कोई Yes, sir. क्वेश्चन इसके ऊपर? तो कैसे लिखना पता है क्या अभी? तो देखो, पहले मैंने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब उसको चेंज करके उसमें जनरेट डाला, अब उसको भी चेंज करके अपन ने क्या बनाया? लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। तो अभी लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल आपके पीपीटी के अंदर ही है, अच्छा एग्जांपल है, जिसमें तीनों कलेक्शन का यूज किया गया है, ये वाला। तो आपको इसमें थोड़ा कोडिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक word.txt नाम की फाइल है। फाइल समझना है? टेक्स्ट फाइल समझता क्या? टेक्स्ट फाइल। यस सर। यस सर। यस सर। जिसने भी कंप्यूटर यूज किया टेक्स्ट फाइल है, होगी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। तो आपको एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनानी है, नोटपैड में वगैरह बनाओ, उसको नाम दे दो word.txt, और उसमें क्या करो? कॉमा नहीं, स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स डाल दो, उसमें मल्टीपल वर्ड्स, स्पेस सेपरेटेड, एक वर्ड दूसरे वर्ड से क्या है? स्पेस सेपरेटेड। एक मिनट, सो इसमें क्या करना है अपने को? एक word.txt नाम की फाइल सी ड्राइव में रखनी है। ऐसा नहीं है सी ड्राइव में, आप डी ड्राइव में भी रखो, डी ड्राइव ई ड्राइव जहां रखना है, फिर से यहाँ से पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक txt फाइल है जिसमें पूरे वर्ड्स है, स्पेस सेपरेटेड, यानी स्पेस से वो सेपरेटेड है। ठीक है, हम लोगों को वो पूरे वर्ड फाइल से निकालना है और अरे लिस्ट में डालना है।
फाइल से निकालना है वो पूरे वर्ड और अरे लिस्ट में डालना है, और फिर उसको ऐसे कलेक्शन में डालना है जिससे सिर्फ यूनिक वर्ड वो आने चाहिए। समझो फिर से, हम लोगों को एक txt फाइल है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स रहेंगे, वो पूरे फाइल में से वर्ड्स निकालना है, एक कलेक्शन में डालना है, और फिर ऐसे कलेक्शन में डालना है उसको जिससे सिर्फ मेरे पास क्या है, यूनिक वर्ड। समझा क्या क्या करना है अपने को? ठीक है, हाँ। तो Yes. अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा। कौन सी? वर्ड डॉट टेक्स्ट txt। फाइल। हाँ, वो अभी आपको बनाना है, वो सी ड्राइव में रख दो। अब किसी भी फाइल को अगर आपको कॉल करना है तो आपको फाइल नाम का क्लास है, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। अब फिर से समझो, जब आप फाइल इक्वल टू न्यू फाइल लिखोगे तो यहाँ पे लिखा है ऐसे कोड मत लिखो, FILE लो और कंट्रोल स्पेस का यूज करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी क्लास दिखती होगी तो भी कंट्रोल स्पेस का यूज करो, जिससे उसका पैकेज ऊपर में इंपोर्ट हो जाएगा। देखो, हर एक क्लास किसी फोल्डर के अंदर रहता है, हर एक क्लास किसी क्या रहता है, फोल्डर के अंदर रहता है। तो फोल्डर के अंदर अगर वो क्लास है तो उसके फोल्डर को भी अपने को कॉल करना पड़ता है अपने क्लास के अंदर। ये ऊपर में दिख रहा है कि java.io.file। तो अगर मैं उसके फोल्डर को कॉल नहीं करूंगा तो मेरे को नीचे में एरर देगा। तो ये ऊपर की लाइन आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जब भी आपका क्लास कॉल कर रहे हो ना, तो आप FILE जो भी क्लास कॉल करोगे तो कंट्रोल स्पेस का यूज करो। बाजू में तुमको कौन सी क्लास चाहिए वो ऑप्शन आएगा, और कौन से पैकेज के अंदर है वो भी आएगा, कौन सी क्लास और कौन से पैकेज में। हो सकता है कि फाइल नाम की 3-4 क्लास हो, बट वो अलग अलग पैकेज में रहेंगे। तो आपको IO नाम का, java.io नाम का क्या करना पड़ेगा, java.io नाम का पैकेज को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर में वो इंपोर्ट हो जाएगा। समझा क्या मैंने क्या बोला? दिखाता हूं करके, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के ऊपर में गया होगा दिमाग से। तो जब भी तुमको कोई क्लास पता है भी तो भी खुद मत लिखो, कंट्रोल स्पेस का यूज करोगे तो उसके पैकेजेस ऑटोमेटिकली ऊपर में इंपोर्ट हो जाते हैं, तो तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोज मेरे को यहाँ पे फाइल नाम का क्लास लेना है, तो मैं क्या करूंगा, FILE क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस। अभी देखो, फाइल नाम का क्लास java.com.java.utils में भी है और java.io में भी है। अपने को कौन सा चाहिए, java.io। तो बस ऐसा करोगे तो देखो ऊपर में क्या आ जाता है, इंपोर्ट होके आ जाता है। फिर इसको कोई भी नाम दो इक्वल टू न्यू, और फिर से कंट्रोल स्पेस यूज करो, फाइल आ जाएगा। सिलेक्ट करो और उसमें जो भी लिखना है वो लिखो। समझा क्या कैसे कोड करना है? यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें वो पाथ दे दो डबल कोट्स में, स्लैश बराबर देना जिस डायरेक्शन में बोला है वो। तो इससे क्या हो जाएगा, वो पूरे के पूरे जो वर्ड्स है वो जहां पे भी लोकेशन में होगा वो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइल नाम के क्लास में। फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने एक अरे लिस्ट बनाई है, उसको जेनरिक्स नहीं लगाया, सिर्फ आपको बताने के लिए जेनरिक्स नहीं लगाया तो क्या होगा, जेनरिक्स लगाया तो क्या होगा। और एक क्या किया है, हैश मैप बनाया, जिसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, की क्या जाएगी और वैल्यू क्या जाएगी, Generate string स्ट्रिंग में की String है and values key. आएंगे। और वैल्यू की इंटीजर। जाएगी, यानी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, की, Key. यानी की अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी और वैल्यूज क्या जाएगी, इंटीजर इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम लोगों ने स्कैनर नाम का क्लास लिया, जैसे कलेक्शन में नहीं होता क्या इटरेटर नाम का क्लास, जो कि क्या करता है, पूरा का पूरा कलेक्शन क्या करता है, कॉपी कर देता है अपने पास और फिर एक एक वैल्यू वापस देता है। वापस। वैसे फाइल में से पूरा का पूरा डेटा अपन स्कैनर नाम के क्लास में कॉपी कर देते। किसमें कॉपी करते, स्कैनर नाम के Scanner. क्लास। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पूरा डेटा लिया फाइल में से और स्कैनर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर स्कैनर के ऊपर वाइल स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट, जैसे इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट है वैसे स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट है। स्कैनर है, स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम है आयन, तो आयन डॉट हैज नेक्स्ट।
और IN डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, एक एक वैल्यू अपने को वापस देगा, यानी एक एक वर्ड में तुमको वापस देगा। वो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर उसमें से निकाल के मैंने अरे लिस्ट में ऐड किया। तो इतने कोड से क्या हो जाएगा, फाइल में पहले जो भी तुम्हारे पास txt फाइल है वो अपन फाइल नाम के क्लास में कन्वर्ट कर देंगे, फाइल से डेटा स्कैनर को दे देंगे, स्कैनर से एक एक डेटा निकालेंगे और अरे लिस्ट में ऐड करेंगे। इतना कोड समझा क्या सबको? यस Yes, sir. यस सर Yes, sir. क्लियर है? यस सर। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या किया, अरे लिस्ट में से एक एक डेटा निकालना और मैप में डालना। किससे निकालना है, अरे लिस्ट से डेटा निकालना है और किस में डालना है, मैप में। तो अरे लिस्ट को इटरेट किया, अरे लिस्ट के ऊपर इटरेटर नाम की क्या है, मेथड है ना, तो यस अरे लिस्ट डॉट इटरेटर, इटरेटर में कन्वर्ट किया, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। अब मैप में जब डेटा डालना है तो मैप में क्या जाता है, की वैल्यू पेयर जाता है, यस की वैल्यू पेयर जाता है ना। तो की वैल्यू पेयर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर के लिए तो मैंने हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो नंबर जाने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले से ही नंबर डिक्लेयर कर दिया, इंट i इक्वल टू 0। ठीक है, यानी मैं क्या चाहता था कि मैप में वर्ड्स आए और उसके आगे में नंबर आ जाए, पहले वर्ड के आगे में 1, दूसरे वर्ड के आगे में 2, ऐसा आ जाए। तो हम लोगों ने एक नंबर वेरिएबल ले लिया और वो नंबर को डायरेक्टली क्या किया, वैल्यूज में डाल दिया प्लस प्लस करके। यानी वो लूप के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैप में पुट हो जाएगी एज अ स्ट्रिंग और कॉमा देके आई की वैल्यू, आई में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसा आता रहेगा। तो मैप में क्या आ जाएगा, वर्ड में यानी जो की है उसमें अपने वर्ड आ जाएगा और कॉमा देके उसके साथ एक नंबर आ जाएगा। दिख रहा क्या कोड? और सिंस अपन ने अरे लिस्ट को जेनरिक नहीं लगाया था, इसलिए अपने को अरे लिस्ट जब इटरेट कर रहे हैं तो फिर टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो इतने कोड से क्या हो जाएगा, अरे लिस्ट से वैल्यूज निकलेगी और मैप में वो डाटा पुट होगा। कौन से फॉर्मेट में, की जो है वो वर्ड जाएगी, ठीक है, और जो वैल्यू है वो नंबर जाएगा, और नंबर यानी वो इटरेट होते रहेगा, 1 प्लस प्लस किया ना तो 1 2 3 4 ऐसा इटरेट होते रहेगा। समझा गया? यस यस सर। सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये हो गया। अब वो उसको क्या करना था, जितने भी वर्ड्स आए हैं मेरे पास जो कि किसमें, की में है, उनको क्या करना था, यूनिक इसमें कन्वर्ट करना था। तो वैसे तो यूनिक ही है, बट आपको पता है मैप को अपन क्या कर सकते हैं, सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस तो सेट नाम का क्लास लिखा, ऑब्जेक्ट, फिर से वही चीज ऑब्जेक्ट लिखा है, वैसे आप उसमें क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते थे, ठीक है, इक्वल टू न्यू हैश सेट, और उसके अंदर आप क्या करो, लिस्ट ऑफ वर्ड डॉट की सेट लिखो। अभी वैल्यू लिखा है बट वो गलत है, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यूज का काम नहीं है अपने को, वैल्यूज तो नंबर है, अपने को क्या बोलना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वर्ड, ये जो हैश मैप है डॉट कीज बोलना पड़ेगा, की सेट। तो मैप की में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सेट में आ जाएगा। अब अगर आपने सेट को प्रिंट किया तो आपको सिर्फ यूनिक वर्ड मिलेगी। तो ये प्रोग्राम में क्या था, फाइल भी था, फाइल से डेटा निकाला, किसमें डाला, किसमें डाला, अरे लिस्ट में डाला, अरे लिस्ट अरे लिस्ट से निकाला डेटा मैप में डाला, मैप और में मैप से डेटा निकाल के सेट में डाला। तो तीनों चीजें यहाँ पे यूज हुई है, तीनों चीजें यूज हुई है, लिस्ट, सेट और मैप। तो अगर ये प्रोग्राम आपसे जम जाता है तो यानी आपको तीनों चीजें इजीली पता है, ये हो जाएगा, कंसीडर करके चला जाएगा। ट्राई करके देखना पड़ेगा। है क्या क्लियर? Yes, sir. यस यस सर यस सर। ठीक है, सो इसमें किसी वो लिस्ट ऑफ वर्ड डॉट वैल्यूज है, वहां पे क्या लिखोगे, कीज लिखोगे, ठीक है। चलो बाकी के एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपके पीपीटी में ही है,
नहीं, कलेक्शंस एग्जांपल। तो ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी कलेक्शन के टाइप है, जितने भी अपने पास कलेक्शंस के क्या है टाइप है, लिंक लिस्ट, अरे लिस्ट, वेक्टर नहीं, लिंक लिस्ट, अरे लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, ट्री मैप, इन सबको एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है। एक मेथड, मेन मेथड ही यूज किया अभी, तो मेन मेथड के अंदर इस सबको डिक्लेयर किया है, उनके अंदर डेटा डाला है, और फिर एक मेथड के थ्रू उसमें से डेटा क्या किया है, इटरेट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम काम अपना यही है, क्या करना, क्या करना, डेटा ऐड करना डेटा ऐड या डेटा करना, उसमें से निकालना। निकालना। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम लोगों ने जितने भी कलेक्शंस है, वो लिस्ट है या सेट है या मैप है, उनके लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज की है इटरेट करने के लिए। यानी एक ही मेथड सभी कलेक्शन के लिए यूज की है, यानी हर एक कलेक्शन के लिए अलग अलग मेथड नहीं लिखी है इटरेट करने के लिए, एक ही मेथड सबके लिए। तो कैसे की गई है वो देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, फिर से वही चीज, थिंक अबाउट इंटरफेस नॉट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो लिंक अभी यहाँ पे कोई जेनरिक का यूज नहीं है, सभी स्ट्रिंग ही है। तो लिंक लिस्ट बनाया और उसके अंदर डेटा डाला, स्ट्रिंग ही डेटा है सभी में, और फिर डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड कॉल की। देखो मेन मेथड ही बनाई है मैंने, कौन सी मेथड बनाई है, मेन, सॉरी क्लास मेन बनाई है, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, और मेन मेथड के अंदर ही अपन ने सब कुछ कोड लिखा है, एक्स्ट्रा कोई मेथड नहीं बनाई, मेन मेथड के अंदर ही अपन ने क्या किया, कोड लिखा वो। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड। अब लिस्ट बनाई, अरे लिस्ट, इसके लिए भी क्या किया है, डिस्प्ले ऑल, यानी मेथड एक ही है, लिंक लिस्ट के लिए भी, अरे लिस्ट के लिए भी। सेट, इसमें डेटा डाला और उसके लिए भी क्या है, डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड। सॉर्टेड सेट, जो कि ट्री फॉर्मेट में डेटा अपने को देता है, उसमें भी डेटा डाला और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड। लिंक हैश सेट, ये भी एक टाइप का कलेक्शन है, इसमें भी डेटा डाला और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड। यानी सभी सेट बोलो, लिस्ट बोलो, सबके लिए डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड एक ही है। मैप, ठीक है, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, सब में अपन ने एक काम ये किया है, थिंक अबाउट इंटरफेस, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ऐसे लिया है, यही एक प्रॉपर वे है। अब मैप में तो की वैल्यू पेयर जाते हैं, और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड तो एक ही है, तो वैसे किसके लिए वो कैसे किया, इसमें भी की वैल्यू पेयर दी और 2 बार डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड कॉल की, एक की में और एक वैल्यू के लिए, क्योंकि हम लोगों को हर एक के लिए अलग अलग मेथड नहीं लिखनी थी, एक ही मेथड ने सबको, लिस्ट हो, सेट हो या मैप को, डेटा निकाल के देना चाहिए। तो इसलिए डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड यहाँ पे भी कॉल हो रही है, बट डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड कलेक्शन लेती है, मैप कलेक्शन नहीं है, बट मैप को कलेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके थ्रू, सेट मेथड, मैप डॉट सेट और मैप डॉट वैल्यू, इसलिए 2 बार लिखा गया है। हाँ, अगर मैं मैप के लिए अलग ही बनाता तो मैं डायरेक्टली की लेता और उससे वैल्यू निकाल सकता था, बट डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड सबके लिए एक ही है, इसलिए मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को मेरे इनपुट में ही चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक की ली और एक वैल्यू ली। सॉर्टेड मैप नाम का भी एक क्लास है जो कि ट्री मैप को इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसमें भी डेटा डाला और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड 2 बार कॉल की, क्योंकि मैप है वो। लिंक हैश मैप, इसके लिए भी 2 बार कॉल की और फिर इसको क्लोज किया। तो ये मेन मेथड के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, जितने टाइप के कलेक्शंस है वो सभी कलेक्शंस बनाए, डेटा ऐड किया और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड एक ही कॉल की सभी के लिए। क्लियर है क्या, डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड सभी के लिए एक ही क्या की, कॉल की। ठीक है, अब डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड देखते क्या है, कैसे लिखे है। तो अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड, ये जो उसके नीचे में लिखी है मेन मेथड के बाजू नीचे में, अब उसने भी स्टैटिक बनाया। क्यों स्टैटिक बनाया ये मेथड को मैंने, क्या रीजन था स्टैटिक बनाने का,
ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ये मेथड स्टैटिक क्यों बनाई मैंने? कुछ भी याद नहीं आप लोगों को? स्टैटिक कब कॉल होता है, कैसे कॉल होता है? ऑब्जेक्ट बनाने के पहले क्या पहले ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होता है, पहले। बट यहाँ पे क्यों कॉल किया मैंने? वो मेथड को नॉर्मल क्यों नहीं लिखा मैंने? स्टैटिक क्यों लिखा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो लिखा है क्योंकि इंटरफेस नहीं, तो मेन मेथड कॉल किया पब्लिक स्टैटिक में ही, मतलब स्टैटिक हाँ ही यूज बिल्कुल बराबर। चलो एक ने तो भी बताया, बाकी के लोग पिक्चर देखो, ठीक है? देखो मेन मेथड स्टैटिक है, जो अपनी मेन मेथड है वो क्या है? स्टैटिक है ना। और स्टैटिक के अंदर अगर बाहर से कोई मेथड कॉल करना है तो वो भी क्या चाहिए? स्टैटिक स्टैटिक चाहिए ना। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने ये सारी यस सर, यस सर, हाँ यस सर सर। यस सर, क्योंकि अगर मैं स्टैटिक के अंदर नॉर्मल मेथड को कॉल करूंगा तो वो तो नॉर्मल मेथड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बनेगी। स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होता है। पहले कॉल किया इसलिए स्टैटिक के अंदर कभी भी मेथड क्या होनी चाहिए? स्टैटिक की होनी। इसलिए अपन ने डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड क्या रखी है? स्टैटिक ही लिखी है। स्टार्ट। हाँ बाकी के लोग इसमें जाओ, जो भी कोई और पिक्चर देख रहा है, क्या देख रहा है पीछे से, तो म्यूट पे हो जाओ। कैसा समझता हूँ आप लोगों को पता नहीं मेरे को, यानी ऑनलाइन का कितना फायदा लेना है वो आप लोगों से सीखा है। कहाँ पे बैठते हो, क्या 1 घंटा एक शांति से जगह नहीं बैठे जहाँ से बैकग्राउंड नहीं है? अब देखो डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड में क्या है? इनपुट क्या है? क्या दिया अपन ने? कलेक्शन, यानी पेरेंट क्लास भेजा, पेरेंट इंटरफेस। पेरेंट इंटरफेस में इनपुट में डाल सकता है, इसलिए मैं लिस्ट को भी ले सका, सेट को भी ले सका और मैप को भी ले सका। मैप को भी ले अगर मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास रहता तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है मेथड। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, अरे लिस्ट लिखता इनपुट में, तो मेरी मेथड किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती? अरे लिस्ट। तो मैं सेट को इनपुट डाल सकता था क्या, या मैप को इनपुट डाल सकता था क्या? नहीं। नहीं। अपन ने थिंक अबाउट इंटरफेस, यानी अपन ने किसके बारे में सोचा? इंटरफेस, सबसे ऊपर वाले क्लास के बारे में सोचा, जिसके कारण अंदर में सभी पेरेंट्स सभी चाइल्ड आ सकते हैं। इसलिए देखो इनपुट कलेक्शन है, इसलिए डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड अपन सभी कलेक्शन के लिए यूज कर पाए। समझा क्या? समझा क्या? डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड का इनपुट क्यों लिया अपन ने कलेक्शन? क्योंकि अपने को डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड सभी कलेक्शन के लिए यूज करनी थी, नॉट ओनली लिस्ट और सेट। मैप के लिए। यस हाँ, और मैप को अपन कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कलेक्शन को इटरेटर में कन्वर्ट किया, हैज नेक्स्ट लगाया, नेक्स्ट निकाल के एक एक वैल्यू निकाल के उसको प्रिंट किया। समझा क्या कोड? सर यस सर। यस यस सर, यस सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे कलेक्शंस बनाए गए और डिस्प्ले ऑल नाम की मेथड एक ही लिख के सभी से डेटा क्या किया गया? रिट्रीव किया गया। फिर छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। अब ये एक एग्जांपल है, मेन मेथड के अंदर ही किया है सब कुछ, जिसमें हैश सेट लिया गया। हैश सेट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया गया। इसमें फिर क्या किया है? अलग अलग स्ट्रिंग बनाए हमने, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग बनाए। और फिर वो हैश सेट में क्या किया हम लोगों ने? ऐड किए। हैश सेट का नाम मैंने कलेक्शन लिखा, आप नाम कुछ भी डाल सकते थे, और उसमें वो पूरे स्ट्रिंग ऐड किए। फिर कलेक्शन पे इटरेटर लगाया, इटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट ऊपर में दिया गया है, इटरेटर लगा के व्हाइल हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट एक एक वैल्यू क्या करेगा? वो प्रिंट करके देगा। यानी हैश सेट में वैल्यूज डाली और फिर उसको एक एक वैल्यूज प्रिंट की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया? वो कलेक्शन में से डेटा रिमूव किया। कलेक्शन में से डेटा क्या किया? रिमूव भी किया। यानी मैंने एक स्ट्रिंग str2 में क्या है? येलो, सॉरी व्हाइट। तो str2 को मैंने कलेक्शन से क्या किया? रिमूव किया। यानी hasset.remove नाम की मेथड भी आपको पता है, कलेक्शन में रिमूव नाम की मेथड है। यस यहाँ पे रिमूव नाम के मेथड का यूज करके कलेक्शन यानी हैशसेट में से डेटा रिमूव किया। और फिर से हम लोगों ने फिर कलेक्शन यानी हैशसेट को इटरेट किया और उसमें से एक एक वैल्यू निकाली। तो जब नई वैल्यूज निकालेंगे तब अपने को व्हाइट आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। समझा क्या ये प्रोग्राम? यस सर। यस सर। फिर से समझा रहा हूँ, कलेक्शन आपको इतना दिखेगा वहां पे, ठीक है? अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं किया
तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल डेटा आने वाला है, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहेंगे, तो डेटा आपको कलेक्शंस में ही आएगा। और डेटा कैसे रिट्रीव करना ये अपने को, या कलेक्शन में डेटा कैसे ऐड करना ये अपने को पता चाहिए। ठीक है, उसी का ये सारी चीजें प्रिपेयर हो रहे। हैश मैप जेनरिक्स यूज किया गया है, ठीक है, दोनों क्या है स्ट्रिंग, बट हैश मैप के ऊपर इटरेट नहीं होता, इसलिए हैश मैप को क्या, मेरे को यहाँ पे वैल्यूज चाहिए थे, कीज नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, हैश मैप डॉट वैल्यूज, किसमें, कलेक्शन में, ये कलेक्शन में आता है ना वो, आप लिस्ट या सेट में किसी में भी ले सकते थे, मैंने कलेक्शन में ही ले लिया उसको, फिर कलेक्शन में इटरेटर लगाया और उसमें से एक एक वैल्यू निकाल दी। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मैप को कैसे कलेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसमें से इटरेटर लगा के वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो बताया गया। दिख रहा क्या? Yes. सर। लिंक हैश मैप वैसे ही है, लिंक हैश मैप ये हैश मैप जैसा ही कंसेप्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर में डेटा डाल रहे हैं। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा इंप्लीमेंटेशन चेंज किया, ध्यान दो, ये प्रोग्राम उधर में सेल्सफोर्स में बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे अपने को पता है हैश मैप है, अगर हैश मैप में से मेरे को डेटा निकालना है तो हैश मैप को मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कलेक्शन में या की सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर इटरेटर लगाना पड़ेगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट यही सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, फॉर लूप। तो देखो लिंक हैश मैप में मैंने डेटा डाला, दोनों की वैल्यू पेयर में है और दोनों स्ट्रिंग है, चलो मान लिया। अब मेरे को क्या करना था, उसमें से एक एक की निकालनी थी, तो कीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया हैश मैप डॉट की सेट, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेट मिल जाएगा, किसका, कीज का। यहां तक क्लियर है? मैं सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैप को, तो मैप डॉट की सेट बोलूंगा तो सेट में पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे और वो भी स्ट्रिंग में आ जाएंगे, इसलिए मैंने सेट में भी जनरेट डाल दिया स्ट्रिंग, यानी जितने भी वैल्यूज आएगी वो स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में आएगी। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे इटरेटर लगा के व्हाइल हैज नेक्स्ट बोल सकता और नेक्स्ट बोल सकता था, बट अगर आपको इटरेटर नहीं लगाना है तो आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। ये नया टाइप का फॉर लूप है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, किस में वैल्यूज है अपने पास, किस में वैल्यूज है, कीज में वैल्यूज है, तो इसको राइट साइड में लिखो और एक एक वैल्यू किस में कलेक्ट करनी है, तो कलेक्ट किस में करनी है, स्ट्रिंग में कलेक्ट करनी है, स्ट्रिंग में, तो इधर स्ट्रिंग लिखो और उसको कोई भी नाम दे दो। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप कीज में से एक एक वैल्यू निकालेगा और के में डालते रहेगा, कुछ नहीं करना है अपने को, ना व्हाइल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट और फिर इटरेटर डॉट नेक्स्ट, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर लूप है, किस में वैल्यू है किस में कलेक्ट करना है। कल जाकर अगर कीज वहां पे इंटीजर में रहती तो वहां पे कीज लिखते और उधर क्या लिखते, INT आई, तो आई में एक एक वैल्यू क्या हो जाती, कलेक्ट हो जाती। बस फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन में के यानी कीज प्रिंट होगी, और अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैप डॉट गेट की, तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, तो की भी मिल गई और वैल्यू भी मिल गई, इटरेटर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दिख रहा है क्या, समझ में आया क्या कोड, ये फॉर लूप, क्योंकि सेल्सफोर्स में इटरेटर नहीं है, सेल्सफोर्स में इटरेटर नहीं है, अपने को सच फॉर लूप लगाना पड़ेगा वहां पे। समझा नहीं समझा पूछो, क्योंकि फॉर लूप यही लगाएंगे हम लोग वहां पे, कलेक्शन में डेटा रहेगा, मैप सेट लिस्ट किसी में भी, उसमें से अगर एक एक डेटा निकालना है तो फॉर लूप लगाओ, राइट साइड में जहां पे कलेक्शन है वो लगाओ, कोलन देके लेफ्ट साइड में किस डेटा टाइप में कलेक्ट करना है वो लिखो, और फिर अंदर में आपको वो जो डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसके साथ आपको क्या करना है वो करो। है क्या क्लियर ये कंसेप्ट? यस सर। यस Yes, सर। यस सर, यस सर। तो इसलिए ये एग्जांपल लिया गया, अलग अलग सिनेरियोज लेने चाहिए, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है क्या किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? हम लोगों ने इटरेटर नहीं लगाया, वी आर यूजिंग फॉर लूप। फिर वैसे ही लिंक हैश सेट, उसमें वैल्यूज डाले, फिर ये बल्क ऑपरेटर वाला है, एक हैश सेट है और फिर दूसरा हैश सेट है, फिर उसमें एड ऑन नाम की मेथड को यूज करके क्या किया है, एक हैश सेट में दूसरे हैश सेट को क्या किए, ऐड किए, बल्क ऑपरेटर।
है क्या क्लियर? एड ऑल, Add all. Yes, sir. हाँ सर। Yeah. फिर ये एक एग्जांपल है जिसमें एक लिस्ट बनाई गई है, जेनरिक्स वाली लिस्ट बनाई है, जिसमें जावा, यूनिक्स, ओरेकल, पर्ल ऐसे ऐड किए गए। फिर वो लिस्ट के ऊपर इटरेटर लगाया गया है, इटरेटर में से एक एक वैल्यू निकाले हैं, यानी रिट्रीव किए। बट मेरे को क्या करना था, अगर वैल्यू पर्ल आती है, यानी इटरेट करते वक्त ही रिमूव करना है। देखो दो टाइप में हम लोग कलेक्शन से डेटा रिमूव कर सकते हैं। एक तो कब आपने डायरेक्टली सेकंड एग्जांपल देखा है जिसमें कलेक्शन डॉट रिमूव बोल दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कलेक्शन से रिमूव हो सकती है। या हम लोग इटरेट करते वक्त भी रिमूव कर सकते हैं। इटरेट डॉट रिमूव नाम की मेथड है अपने पास। कौन सी मेथड है? इटरेट डॉट रिमूव। तो बट इटरेटर में डायरेक्ट मैंने रिमूव लगाया तो क्या होगा, सभी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो तो देखता नहीं है ना, वो तो आगे में ही चलता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, रिमूव एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें मैंने क्या डाला है, पर्ल। इसका क्या मतलब है कि अगर रिमूव एलिमेंट इक्वल्स टू इटरेटर डॉट नेक्स्ट, यानी इटरेटर डॉट नेक्स्ट में पर्ल अगर आता है तो तब उसको क्या करो, रिमूव करो। तो सिर्फ वो पर्ल अगर आएगा इटरेटर में तो अपन चेक कर रहे हैं कि इटरेटर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स रिमूव एलिमेंट। रिमूव एलिमेंट में क्या है, पर्ल। अगर पर्ल आता है तो फिर वैल्यूज क्या होगी, उसमें से रिमूव होगी। समझा क्या इटरेटर से कैसे रिमूव करते हैं? इटरेटर में जब रिमूव करना है तो कंडीशन चाहिए अपने पास, हाँ, क्योंकि विदाउट कंडीशन अगर आपने रिमूव किया तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। है क्या क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है और ये सभी कुछ अपने को एग्जांपल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आगे में दिखेगा। रिमूव कैसे करना, फॉर लूप कैसे लगाना, इटरेटर कैसे लगाना, सब कुछ दिखेगा वहां पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के एग्जांपल कर करते हैं, ठीक है। चलो।